हेलो फ्रेंड्स। हम साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 सीखने वाले हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाने वाली हूँ। जो क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिया है, आपको पता है होगा ये चैप्टर स्टैंडर्ड 10th का है और साइंस 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट डेफिनेशंस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरियोबिक रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो 7 डेफिनेशन है ये आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रॉम डाइजेस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। कोई भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं बॉडी में, ओके जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं, कोई भी फूड, उसमें होना चाहिए प्रोटीन विटामिन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और हमारे बॉडी के अंदर हम कंज्यूम करते हैं। और जैसे ही हमारे बॉडी इसको डाइजेस्ट कर देता है, वो सेल तक पहुंचा देता है एंड यूटिलाइजिंग देम बाय एन ऑर्गेनिज्म, वो जो प्रोड्यूस हुआ है बाय ईटिंग सम न्यूट्रिएंट, उसको यूटिलाइज करना मतलब उसको यूज़ करना बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेन जैसे कि आपका हार्ट काम करता रहता है, आपकी किडनीज काम करती रहती हैं एंड आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, तो ये ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ फूड चाहिए, तो वो फूड को यूटिलाइज कर देते हैं, इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिएंट है इसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स द सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमें राइस ये सब चीज़ों से मिलता है। प्रोटीन, लिपिड्स, लिपिड्स ऑयली सब्सटेंसेस होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसे हम चीज़ बटर फैटी एसिड से मिलता है हमें ये। विटामिन्स मिनरल्स एक्सेट्रा विच आर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब हमारे फूड में अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे पार्ट अच्छे से वर्क कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रोटीन्स, व्हाट इज प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय एन एमिनो एसिड। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब हमारे बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। आप प्रोटीन की क्वांटिटी कभी भी रिड्यूस ना करें, हमेशा आपके बॉडी में प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स विच इज़ फॉर्म बाय मैनी एमिनो एसिड। प्रोटीन साइंटिफिक वर्ड में हम प्रोटीन को एमिनो एसिड बोलते हैं, मतलब जब हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बट हमारे स्टमक में वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, विच आर जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, कार्बन और नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये है प्रोटीन। फोर्थ है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज and other food components which take place inside the cell in the presence or absence of oxygen is known as cellular respiration. respiration का मतलब तो पता है, inhalation and exhalation करना। देखो जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर हमारे सेल में चला जाता है, वो ग्लूकोज बनकर जाता है। ग्लूकोज बनकर जब जाता है वो तब तक एक एनर्जी नहीं बन सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। ओके वापस बता रहे हो, जो भी फूड हम खाते हैं वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर देन वो मतलब एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड देन वो हमारे सेल में चला जाता है। सेल जब तक उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर फूड कंपोनेंट्स, अदर मतलब जो भी फूड हमने कंज्यूम किया होगा वो, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। देखो इनसाइड द सेल होता है इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी प्रेजेंस एंड प्रेजेंस मतलब हमारे सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स है, तो किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है किसी को नहीं, तो बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है एक एरियोबिक रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब दो दिया है ना, एक का डेफिनेशन दे दिया आपको कि जो भी रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरियोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है, विदाउट ऑक्सीजन वो कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ अकरिंग इन द सेल विच वेयर अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। तो बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेप्स जो सेल में अकर होता है और मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि हम ऑक्सीजन को बोलेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के H2O है, तो उसके पास 2 H है और 1 O है, हम इसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ऐसे ही ग्लूकोज के बनते हैं और वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स। इस ग्लाइकोलाइसिस जो भी स्ट्रक्चर, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं
एक पायरुविक एसिड बनता है। ये सब एसिड ज़रूरी है ताकि हम जब काम करते हैं, लाइक आप रनिंग पढ़ाई कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए, तो ये सारी एनर्जी आपको उसमें से मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एटीपी है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADH2। Na है नाइकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये उसका फुल फॉर्म है। एंड वाटर इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ये सारी चीज़ें जब फॉर्म होती हैं सो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये सब एक सेल के अंदर होता है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप होता है, आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो ये आपका डेफिनेशन था जो कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया 6 डेफिनेशन। सो अभी देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विश हैं बिटवीन, ये भी मैं आपको आगे समझा रही हूँ। ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल, पहले आपको बता देती हूँ ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल्स होते कहाँ पे हैं। ये मोस्टली सेल के अंदर अकर होता है, तो हम इसमें सीख जाएंगे कि कहाँ पे अकर होता है। सो ये सब है कि एक्चुअली जो भी हम फूड खाते हैं हमारे स्टमक में जाके वो सेपरेट होता है, अमीनो एसिड बनता है, फैटी एसिड बनता है, एंड देन वो हमारे बॉडी में चला जाता है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़रूरी मटेरियल चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो सेल में जाता है। सेल में जाने के बाद इट इज़ जस्ट अ ग्लूकोज, जस्ट अ वाटर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सो वो एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से होता है ये डिस्टिंग्विश में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 पॉइंट एक्चुअली। सो 8 पॉइंट में आप जैसे आपको आंसर्स पूछा जाए उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 4 पॉइंट्स लिखे, छोटे छोटे हैं। 3 मार्क्स के लिए लिखा जाए तो 5 पॉइंट्स लिखें, या 6 लिखना है तो 6 लिखें, नो प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे अकर होता है? ये सेल होता है, राइट। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे, उसके बीच के जो गैप्स हैं उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सारे ऑर्गन्स को होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे अकर होता है? साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं TCA साइकिल क्या है। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 में है बहुत सारी चीज़ें, सो आप उस पर देख ले। TCA साइकिल का फुल फॉर्म भी दिया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये उसका फुल फॉर्म है। सो TCA साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? एक ऑर्गन है सेल का, इसको हम टब हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको टब स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और अंदर ऐसे टब जैसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सारे ग्लूकोज आके स्टोर होते हैं। सो TCA साइकिल कहाँ पे अगर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी बता देती हूँ। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। बहुत सारे एक साथ नहीं होंगे, एक एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा। मैं वापस से बता रही हूँ आपको, एक एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, एक साथ सारे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप टू प्रोड्यूस, और एक एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, एक एक ग्लूकोज, एक एक मॉलिक्यूल्स उसके, अगेन आई एम आस्क टेलिंग यू, लाइक आपको कोई पूछेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है तो H2O आप बोलते हो, बराबर। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H4O2। अब बढ़ाते जाओगे ना जितने उसकी क्वांटिटी होगी। सो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल से आपको एक पायरुविक एसिड मिलेगा, एक ATP मिलेगा, और एक NADH2 मिलेगा, एंड वाटर मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे TCA साइकिल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलाइज CoA, यहाँ पे दिया है एसिटाइलाइज, इसका फुल फॉर्म है को एंजाइम A, इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। TCA साइकिल में उसके जो ग्लूकोज होते हैं उसको ये बोला जाता है, ये नाम है उसका, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसको, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है, मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर में। CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, NADH2, FADH2 एंड ATP इज प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होगी। ग्लाइकोलाइसिस कैन टेक प्लेस इन बोथ एरियोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ये बीच बीच में है ना साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये ग्लाइकोलाइसिस ये सारे स्टेप्स कर सकता है, और एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। TCA साइकिल टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग एरियोबिक रेस्पिरेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब तक ऑक्सीजन ना मिले वो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। द फर्स्ट स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस,
वेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट्स। तो यहाँ पे बोला है सबसे फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। द सेकेंड स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज टीसीए साइकिल। देखो वापस बता रही हूँ मैं, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्शंस ऑफ ग्लूकोज के इसमें, और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये सेकेंड स्टेप में आएगा। आप पेज नंबर 13 में देख लेना, सेकेंड पॉइंट में आपको टीसीए साइकिल के बारे में दिया। तो सेकेंड स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज टीसीए साइकिल एंड फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। 2 molecules of pyruvates are obtained in glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में से 2 molecule ऑफ पायरुवेट्स बनता है। एंड पायरुवेट देखो ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये वाला कैरी ऑफ होके सेकेंड स्टेप आएगा, इसलिए पायरुवेट इज कन्वर्टेड, पायरुवेट कन्वर्ट होता है टीसीए साइकिल में और क्या बनता है CO2 एंड H2O बनता है ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। फिर यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला, यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड है, तो यहाँ पे बताया 2 पायरुविक एसिड बनता है, देन ATP है। सो एक ग्लूकोज में से पहले 2 पायरुवेट बनता है, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है, और ये ATP कैरी ऑफ होगा सेकेंड स्टेप में, आर नॉट यूज्ड अप इन टीसीए साइकिल। ATP यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है। ये आपका 6th स्टेप था। अब देखते हैं 7th में क्या है। 4 molecules of ATPs are produced in glycolysis। और देखो यहाँ पे वापस से बोला है कि पहले 2 molecules of ATPs are used up बोला था, यूज़ करते हैं वो लोग, और उसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे उनको 4 ATP प्रोड्यूस हो रहा है एंड 2 molecules of ATPs are produced in TCA cycle, और यहाँ पे 2 molecules। CO2 इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं बनता है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा पायरुविक एसिड था, ATP था एंड NADH2 एंड वाटर था। यहाँ पे CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल। सो 8 पॉइंट है, आप अपने आप चूज कर लें आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं एरियोबिक एंड एनएरियोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसमें दोनों के बारे में मेंशन था, एब्सेंस एंड प्रेजेंस। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। सेल्यूलर मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ही होता है, पर इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरियोबिक रेस्पिरेशन। देखा आपने ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। एरियोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था सेल ऐसे होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द सेल होता है, और साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एरियोबिक रेस्पिरेशन न्यूक्लियस में भी होता है एंड साइटोप्लाज्म में भी होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। At the end of aerobic respiration CO2 and H2O is performed। हमेशा जब भी एरियोबिक रेस्पिरेशन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है। At the end of anaerobic respiration CO2 and H2, H5 and OH are formed। सो अब यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है जो कि कोई काम का नहीं है, ये ग्लूकोज में से बनता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट इन एरियोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ATP जिससे बनता है, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लेसर अमाउंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेसर एनर्जी इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत लेस अमाउंट में होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन, देखो ग्लूकोज जो भी आता है वो ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शंस में। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज है और यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, सो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर फॉर्म ड्यूरिंग एरियोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक मतलब अगर आपके पास ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है तो 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, इतने सारे एनर्जी आपको मिलेगी जो आपको पूरे दिन के लिए, आधे दिन के लिए बहुत काफ़ी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 H2O बनता है, 6 CO2 बनता है, और देखो 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में जनरेट होता है। और यहाँ पे 2 molecules ऑफ ATPs आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग, सिर्फ 2 molecules ATP प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बोला है ना इनकम्प्लीटली केमिकल, देखो आप देख सकते हो कितना कम 50K, और यहाँ पे देखो। सो एरियोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जेटिक है। नेक्स्ट स्टेप है मिटियोसिस एंड मियोसिस, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो देखते हैं हम ये क्या है। मिटियोसिस, इन मिटियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर डज नॉट चेंज, डाइप्लॉइड सेल्स रिमेन डाइप्लॉइड्स विदाउट चेंज। यहाँ पे बोला है क्रोमोसोम्स,
आपके न्यूक्लियस के अंदर, जो हार्ट एंड ब्रेन मैंने बोला उसके अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं। देर आर 22 + 1 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी पर्सन, फीमेल हो या फीमेल हो। सो वो जो क्रोमोसोम्स है जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के अवेलेबल होते हैं, इन लोग डाइप्लॉइड सेल्स मतलब जो डबल सेल्स होते हैं, देखो यहाँ पे आप देखें, ये देखो कैसे स्प्लिट इन हो गए ना, ये एक्स थे स्प्लिट इन हो गए, देखो ये ऐसे लंबे हो गए, लंबे होके ये अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, एंड देन दे गेट सेपरेट, बराबर, और दो दो की जोड़ी बनती है। अब देखो, ठीक है। सो यहाँ पे वो लोग ने बोला, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही था, एक का कैसे हो गया, एंड देखो कैसे हो गया, एक का ही स्प्लिट एन अप हो गया, बराबर है। 2n एंड 2n, 2n एंड 2n, यहाँ पे 4n था, 4n दो पार्ट में बट गया, 2n एंड 2n, डन। सो इसको बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल्स रिमेन डाइप्लॉइड्स विदाउट चेंज। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, एक पर्सन का सेल है वो डबल में चेंज हो गया, आपके बॉडी के अंदर ही ये होता है, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि आप खुद बड़े होते हैं, आपके हाथ पैर बड़े होते हैं, सो ये डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब देर इज़ नो चेंजेस। यहाँ पे देखते हैं, इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। पहले तो क्रोमोसोम्स आधे में बदल जाते हैं, आपको मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर में, आप देखिए यहाँ पे, फिर आप देखो ये 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, ये देखो हाफ हाफ हो गया एंड ये अलग हो गया, एंड देन आगे देखोगे तो फिर ये भी एक्स एक्स हो गए, हाफ हाफ हो गए अगेन, ये मेटियोसिस 1 जैसे ही है, ओके। सो द डाइप्लॉइड सेल्स बिकेम हैप्लॉइड्स, डाइप्लॉइड सेल्स जो है हाफ बन जाता है, मतलब एक जो पूरा सेल्स थे वो धीरे धीरे हाफ में चेंज होकर अलग हो जाता है, ओके। सो आपको समझ में आ गया कि इसमें नहीं होता है 4n 2n 2n में चेंज हो गया, इसमें ऐसे नहीं होते हैं, पहले वो आधे हो जाते हैं कंबाइन होके, किसी और के सेल्स, फीमेल और मेल के सेल्स कंबाइन होके वो आधे आधे हो जाते हैं, एंड द डैप्लॉइड मतलब जो डबल सेल है वो आधे में, मतलब सिंगल में चेंज होता है। 1 सेल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल इन मेटियोसिस, 4n था ना, सो 2n एंड 2n उसको डॉटर सेल बोलेंगे हम। 1 सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स इन मियोसिस। अब देखिए यहाँ पे, ये 1 सेल था 4 में बदल गया, और कैसे हाफ हाफ हो गया, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से होता है, सो हाफ हाफ। कैरियोकिनोसिस ऑफ मिटियोसिस हैज़ 4 स्टेज, मतलब इसके जो 4 स्टेप है इसको कैरियोकिनोसिस बोलते हैं। अब देखो, दोज 2 स्टेप्स आर कैरियोकिनोसिस एंड साइटोकिनोसिस। सो कैरियोकिनोसिस के 2 स्टेप हैं, वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जो ये स्टेप्स है देखो, ओके। और मियोसिस हैज़ 2 मेजर स्टेजेस, 2 मेजर स्टेजेस है इसके, मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मियोसिस 1 एंड ईच इन फर्दर, मतलब दोनों हैं उसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के स्ट्रक्चर में। इसका पूरा आंसर है, जब मैं आपको वो समझाऊंगी आपको डेफिनेशन और क्लियरली समझ में आएगा। प्रोफेज ऑफ मियोसिस इज नॉट लेंदी, नॉट लेंदी आप देख सकते हो कितना ईजिली ऐसे ऐसे था और वो अलग हो गए, अलग होने के बाद ये दोनों स्प्लिट होके ऐसे 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 अलग हो गए, फिर ये लोग जॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है। प्रोफेज और मियोसिस 1 इज़ वेरी लेंदी, वेरी लेंदी मतलब उनका स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा चौड़ा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट हैपन इन मिटियोसिस एज देर इज नो क्रॉसिंग ओवर। आप देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, मैंने आपको कहा ना, आपका एक ही सेल दूसरे डबल हो जाता है, किसी का कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं, एक ही सेल स्प्लिटन अप हो जाता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे डज नॉट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब किसी और के सेल से कंबाइन नहीं हो रहा है, नो क्रॉसिंग ओवर। Genetic recombination take place in homologous chromosomes and there is crossing over during prophase 1. तो यहाँ पे ये कभी हो सकता है, जैसे कि आपका ये सेल है किसी और का यहाँ पे आ गया, जैसे कि स्पर्म्स आके एंटर करता है, तो स्पर्म जब एंटर करता है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अकर होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग होने का चांसेस है, चेंजेस होने के चांसेस बहुत हैं। वो सेल नहीं होगा जो पुराना है, इसमें चेंजेस दिखेगा। सो ये रिप्रोडक्शन में होता है ना, इसलिए मिटियोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मिटियोसिस सेल कौन से होते हैं, आपके पूरे बॉडी के सेल्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में नहीं, मतलब जो बेबी बॉर्न होने के लिए जो पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पार्ट में, उसमें आपको मिटियोसिस नहीं होगा। मियोसिस इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो गैमेट्स मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट। मिटियोसिस टेक प्लेस बोथ इन सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल।
व्हाट इज सोमैटिक सेल्स? सोमैटिक सेल्स वो सेल है जो आपके पूरे बॉडी के सेल्स है, जैसे किडनी के, हार्ट्स के, ब्रेन के, आपके पूरे हाथ के, पैर के, जितने बॉडी के पार्ट में आपको सेल्स अवेलेबल है वो सारे सेल्स। एंड जर्मिनल सेल्स कौन सा सेल हैं? जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, जेनेटिक ऑर्गन्स। मिसियोसिस टेक प्लेस ओनली इन जर्मिनल सेल, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इट डज नॉट टेक प्लेस इन सोमैटिक। सोमैटिक सेल्स में आपको मियोसिस 1 नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।